भारत और तुर्की के रिश्ते पिछले एक दशक में लगातार विरोधाभासों से भरे रहे हैं। एक तरफ तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीतियों, विशेषकर जम्मू कश्मीर से जुड़े फैसलों पर आलोचनात्मक रुख अपनाता रहा। वहीं दूसरी ओर भारत ने कई मौकों पर मानवीय आधार पर तुर्की की मदद भी की। यही वजह है कि हाल ही के सालों में जब भारत ने तुर्की को गेहूं निर्यात करने से इनकार किया तो इस फैसले को केवल व्यापारिक निर्णय के बजाय एक गहरे कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। तो वहीं अगर हम पीछे जाएं तो 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तुर्की ने खुलकर इस फैसले की आलोचना की। इसके बाद 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद में कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिए। 2021 से 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा और OIC जैसे मंचों पर भी तुर्की ने बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की। इन बयानों से यह साफ हो गया कि तुर्की की विदेश नीति में भारत के प्रति एक आलोचनात्मक और कई बार टकराव वाला रुख मौजूद रहा है। इसके बावजूद भारत ने 2023 में तुर्की में आए भीषण भूकंप के दौरान बिना किसी राजनीतिक शर्त के मानवीय सहायता भेजी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री, NDRF की टीमें, डॉग स्क्वाड और मेडिकल स्टाफ भेजा। ये कदम भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन साल 2022 की एक घटना ने दोनों देशों के बीच भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। उस साल भारत ने तुर्की को लगभग 56,000 टन गेहूं निर्यात किया था। जहाज तुर्की के बंदरगाह तक पहुंच गया, लेकिन वहां तुर्की ने ये कहते हुए खेप लेने से इनकार कर दिया कि गेहूं में एक वायरस पाया गया है। बाद में विशेष जांच में ये स्पष्ट हुआ कि जिस बीमारी का हवाला दिया गया वो मानव विशेष से जुड़ी होती है और गेहूं में उसका होना वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं है। उसी खेप को बाद में इजराइल ने खरीद लिया और उपयोग में भी लिया। इस घटना ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल खड़े किए और तुर्की के इरादों को लेकर संदेह पैदा किया। तो वहीं अब वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो तुर्की गंभीर पर्यावरणीय और खाद्य संकट से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक तुर्की की लगभग 88% भूमि मरुस्थलीकरण के खतरे में है। 2030 तक देश के वाटर पुअर श्रेणी में डाले जाने की आशंका जताई जा रही है। 2025 में कई प्रांतों में सूखे की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि बांध सूखने लगे हैं और जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे तुर्की के हालिया इतिहास का सबसे गंभीर सूखा माना जा रहा है। कृषि उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ा। तुर्की आमतौर पर सालाना 18 से 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन 2025 से 2026 में सूखे के कारण उत्पादन में लगभग 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे तुर्की को गेहूं आयात पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर होना पड़ा। अनुमान है कि उसे अब 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं आयात करना होगा, जो पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। तुर्की दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में गिना जाता है। हालांकि वहां आटा और गेहूं आधारित खाद्य पदार्थों की खपत बहुत ज्यादा है। पहले तुर्की को रूस और यूक्रेन से बड़ी मात्रा में गेहूं मिलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित हो गई। ऐसे में तुर्की को नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ी और भारत एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में सामने आया, क्योंकि भारत ने हाल ही के सालों में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन किया और वो नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों को बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात करता रहा है। हालांकि 2025 में जब तुर्की और ईरान की ओर से भारत के सामने गेहूं आयात के प्रस्ताव आए तो भारत ने उन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। आधिकारिक तौर पर भारत की ओर से घरेलू कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कारण बताया गया, लेकिन कूटनीतिक हलकों में ये भी माना गया कि साल 2022 की घटना से टूटा भरोसा इस फैसले की पृष्ठभूमि में मौजूद था। तो वहीं इस बीच तुर्की के भीतर भी गेहूं आयात और वितरण प्रणाली को लेकर सवाल उठे। 2025 में तुर्की के ग्रेन बोर्ड पर आयात अनुबंधों पर पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इससे देश में गेहूं की कालाबाजारी और कीमतों में अस्थिरता की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। इसके बावजूद तुर्की ने उसी साल सीरिया को बड़ी मात्रा में आटा निर्यात किया, जिस पर ये सवाल उठे कि जब देश खुद संकट में है तो निर्यात को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। इस पूरी स्थिति ने भारत तुर्की संबंधों को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। एक पक्ष ये मानता है कि मानवीय आधार पर भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वहां पानी और खाद्य संकट से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और आपस की समझ पर टिके होते हैं। भारत आज खुद को ग्लोबल साउथ के एक जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत करता है और उसने कई देशों को खाद्य संकट के समय मदद भी की थी। लेकिन साथ ही भारत ये संदेश भी देना चाहता है कि राष्ट्रीय हित और आत्मसम्मान से समझौता
समझौता नहीं किया जा सकता। जो देश भारत के साथ सहयोग और सम्मान का रिश्ता रखते हैं उनके लिए भारत हमेशा भरोसेमंद साझेदार रहेगा, लेकिन जिन मामलों में भरोसा टूट चुका हो वहां फैसला कहीं ज्यादा सतर्कता से लिया जाएगा। तो वही अंततः ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ गेहूं के व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि यह आधुनिक कूटनीति का एक उदाहरण है जहां मानवीय पहलू, राष्ट्रीय हित, पिछला अनुभव और भविष्य की रणनीति सब एक साथ फैसलों को प्रभावित करते हैं। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अपने फैसले मजबूती और स्पष्टता के साथ लेता है। दुनिया के लिए ये एक संकेत है कि भारत के साथ रिश्ते सम्मान और विश्वास पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि आज का भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है और उसी आधार पर वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है।